बेंगलुरु, भारत की सिलिकॉन वैली। ये नाम तो हम सबने सुना है, पर क्या ये शहर सिर्फ एक टेक हब है या इसके पीछे कोई और गहरी और ज्यादा दिलचस्प आर्थिक कहानी छुपी हुई है? चलिए आज इसी का विश्लेषण करते हैं। 359.9 अरब डॉलर, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये 2023 में अकेले बेंगलुरु शहर की अनुमानित जीडीपी थी। अंदाजा लगाइए, ये कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही बेंगलुरु की आर्थिक ताकत की कहानी बताने के लिए काफी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक भारतीय शहर दुनिया के इकोनॉमिक मैप पर इतना बड़ा कैसे बन गया? ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। इसके पीछे दशकों की मेहनत, सही नीतियां और एक खास पहचान बनाने की कहानी है। तो आज की हमारी चर्चा में हम देखेंगे कि सिलिकॉन वैली का टैग आखिर कितना सही है, इसकी नींव कैसे पड़ी, आज इसके आर्थिक पिलर्स क्या हैं, यहाँ का स्टार्टअप सीन कैसा है, ये पूरे राज्य को कैसे चलाता है और सबसे ज़रूरी, इसके लिए आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसी मशहूर नाम से शुरू करते हैं। बैंगलोर को सिलिकॉन वैली कह देना बहुत आसान है, लेकिन सच कहूँ तो ये तुलना पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। और यहीं पर बेंगलुरु की कहानी एकदम अलग हो जाती है। देखिए, अमेरिका की सिलिकॉन वैली वो तो बस टेक और फंडिंग का खेल है, लेकिन बैंगलोर, अरे इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आईटी क्रांति से बहुत पहले ये शहर भारी उद्योगों, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च का एक बड़ा सेंटर था। और यही बात हमें इसके इतिहास की तरफ ले जाती है। बैंगलोर की आज की जो सफलता है ना, वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि ये दशकों की मजबूत नींव पर बनी एक इमारत है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। आज़ादी के आसपास ही सरकार ने यहाँ हेल, बीईएल और बीईएमएल जैसी बड़ी सरकारी कंपनियां बनाई। फिर आईएसआरओ का हेडक्वार्टर भी यही शहर बना, और साथ ही साथ आईआईएससी और आईआईएम जैसे टॉप के संस्थानों ने देश के सबसे बेहतरीन दिमागों को यहाँ खींचना शुरू कर दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जब 90s में आईटी का बूम आया ना, तो बेंगलुरु पहले से ही तैयार बैठा था। यहाँ टैलेंट था, इंडस्ट्री थी और आगे बढ़ने के लिए एकदम सही माहौल था, बिल्कुल एक तैयार लॉन्च पैड की तरह। तो ये तो थी नींव की बात। अब आते हैं आज पर। आज बेंगलुरु की अर्थव्यवस्था किन पिलर्स पर खड़ी है? और यकीन मानिए, ये सिर्फ आईटी से कहीं ज्यादा है। हाँ, आईटी तो है ही, जाहिर है। देश का 38% आईटी एक्सपोर्ट यहीं से होता है। लेकिन क्या ये पता था कि भारत का 65% एरोस्पेस का काम भी बेंगलुरु में ही होता है? ये बायोटेक का हब है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सबसे ज़रूरी काम, जिन्हें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहते हैं, यहीं से करवाती हैं। मतलब ये शहर एक ऑलराउंडर है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने हाल के सालों में बेंगलुरु को दुनिया के नक्शे पर सच में चमका दिया है, और वो है यहाँ का स्टार्टअप कल्चर। 40%, सोचिए जरा, ये आंकड़ा मतलब जबरदस्त है। भारत में हर 10 में से 4 स्टार्टअप्स अपनी शुरुआत बेंगलुरु से करते हैं, और यही चीज इसे देश की निर्विवाद स्टार्टअप कैपिटल बनाती है। और ये कोई छोटे मोटे स्टार्टअप्स नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट, स्विगी, ओला, ज़ीरोधा की। ये वो नाम है जिन्होंने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदलकर रख दिया है, और इन सभी की जड़ें बेंगलुरु में हैं। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, देखते हैं कि बेंगलोर की ये जबरदस्त कामयाबी अपने राज्य यानी कर्नाटका की इकोनॉमी पर कैसे असर डालती है। ये जो आंकड़े हैं, ये राज्य के बजट एनालिसिस से हैं, और ये साफ साफ दिखाते हैं कि कर्नाटक की इकोनॉमी का 2/3 मतलब 66% हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है, और इस सर्विस सेक्टर का जो इंजन है वो बेंगलुरु ही है। इसका नतीजा इस चार्ट में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कर्नाटक में प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है, जो राज्य की खुशहाली को दिखाता है, और इसमें बेंगलुरु का एक बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कहानी में एक पेच है। इस जबरदस्त ग्रोथ और समृद्धि के बावजूद राज्य सरकार को काफी बड़े फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चुनौती है क्या? इसे कहते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में समझें तो ये वो खर्चा है जो सरकार को करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और पुराने कर्ज पर ब्याज। और कर्नाटक में सरकार की कमाई का 58% हिस्सा इन्हीं जरूरी कामों में चला जाता है। मतलब नई सड़कों, स्कूलों या योजनाओं के लिए पैसा बहुत कम बचता है। अब इतनी फाइनेंशियल प्रेशर के बीच भी सरकार एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। वो अपने राजकोषीय घाटे यानी अपनी कमाई और खर्चे के बीच के अंतर को जीएसडीपी के 3% से नीचे रखने का टारगेट लेकर चल रही है। ये एक तरह का फाइनेंशियल डिसिप्लिन है जिस पर निवेशक और अर्थशास्त्री नजर रखते हैं। तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए सवाल यह है कि बेंगलोर का भविष्य आखिर कैसा दिखता है।
बेंगलुरु इनोवेशन रिपोर्ट का ये अनुमान देखिए। बेंगलोर 2035 तक दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर होगा। ये भविष्यवाणी शहर की ग्रोथ पोटेंशियल में एक जबरदस्त भरोसे को दिखाती है, जिसके पीछे इसका मजबूत इंडस्ट्रियल बेस और शानदार इनोवेशन इकोसिस्टम है। और यहीं पर हम आज की ये चर्चा रोकते हैं। बेंगलोर एक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ बेहिसाब ग्रोथ की संभावनाएं हैं, तो दूसरी तरफ गंभीर वित्तीय चुनौतियां। बड़ा सवाल यह है, क्या बेंगलुरु का इंजन इतनी ही तेजी से दौड़ता रह सकता है जब राज्य की माली हालत पर ब्रेक लग रहे हो? इसका जवाब ही कर्नाटक और शायद पूरे भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।